हेलो एवरीवन टू एडवेंट ऑफ साइबर 2025। आज हम लोग डे 13 के टास्क को देखने वाले हैं यारा रूल्स। तो आज हम लोग जानेंगे कि यारा रूल्स क्या होते हैं और इसको कैसे यूज़ करते हैं हम लोग। सो यारा रूल्स, यारा मीन वन। सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या स्टोरी दी हुई है। तो यहाँ पे जो स्टोरी दिया हुआ है वो कुछ इस तरह से है कि हमारे TVFC पे जब से मिक्सकिडी गायब हुई थी तब से यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें बिगड़ी हुई थी। बहुत सारे कम्युनिकेशन प्रोसेस यहाँ पे अफेक्टेड थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे अपने सिस्टम के अंदर बहुत सारे मलिशियस एक्टिविटीज़ देखने को मिल रहे हैं। वहाँ पे एक और चीज़ है कि मिक्सकिडी ने हमें कुछ इमेजेस के फोल्डर्स दिए हुए हैं। तो मिक्सकिडी को यहाँ पे इस इमेजेस में कुछ तो गड़बड़ लगा था, तो वहाँ पे उसने एक मैसेज छुपा के दिया है। तो मिक्सकिडी हमें यहाँ पे एक मैसेज दे रहा है इमेजेस के थ्रू, और हमें क्या करना है, उस मैसेज को किसी तरह से फाइंड आउट करना है कि मिक्सकिडी बोलना क्या चाह रहा है। आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में हम लोग क्या देखेंगे कि हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स जानेंगे यारा के। हम लोग ये जानेंगे कि यारा की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी और यारों को कब यूज़ करते हैं। हम लोग यारा के रूल के डिफरेंट टाइप्स को देखेंगे। हम लोग ये जानेंगे कि यारा रूल को लिखते कैसे हैं। और हम लोग प्रैक्टिकल भी करेंगे जिसमें हम लोग एक मलिशियस इंडिकेटर को डिटेक्ट करेंगे यूजिंग यारा। तो आज के लिए हमारे पास वीएम दिया हुआ है, हम वीएम दिया हुआ है एंड हमारे पास एक स्प्लिट स्क्रीन होगी। तो ठीक है, मैं वीएम स्टार्ट कर लेता हूँ एंड इसी के साथ इसको चेक कर लेते हैं। मैं इसे थोड़ा सा स्मॉल कर लेता हूँ जब तक ये लोड हो रहा है। मैं इसे तब तक के लिए हाइड कर ले रहा हूँ। ठीक, इसे चेक कर लेते हैं एंड प्रोसीड करते हैं। ओके, तो अब हम लोग अपने मेन टास्क पे आ चुके हैं। तो यारा होता क्या है, हम लोग सबसे पहले ये जानते हैं। ओके, तो यारा एक टूल है जिसको किस लिए यूज़ किया जाता है, यूनिक पैटर्न्स को फाइंड करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर कोई मैलवेयर रन हो रहा होता है तो ज़रूरी नहीं कि हर सिस्टम में वो सेम नाम से रन हो रहा हो। ज़रूरी नहीं कि हर जगह उसमें जो कंटेंट लिखा हो, जो कोड लिखा हो, वो सेम नाम से लिखा हो सकता है कहीं पे वेरिएबल ए हो, कहीं पे उसके अंदर कोड में वेरिएबल बी दिया हुआ हो। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, उसको कैचअप करना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे यारा हमें किस तरह से हेल्प करता है, यारा एक पैटर्न को खोजने की ट्राई करता है। यारा ट्राई करता है कि किसी तरह से उसमें एक बिहेवियर के यूनिक पैटर्न को फाइंड कर पाए, जिसके थ्रू वो उस मैलवेयर को डिटेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी मैलवेयर में कोई कोड है जो एक कोड कमांड रन कर रहा है, तो उस कमांड के लिए हम लोग यारा रूल को सेट कर सकते हैं। यारा रूल क्या करता है, वो अपने जितने भी फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं उन सबको स्कैन करेगा। वो अपने मेमोरी को भी स्कैन करेगा। मेमोरी यानी जो अपना रैम है उसको भी पूरी तरह से स्कैन करेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है, अटैकर सीधा मेमोरी में कोड इंजेक्ट करता है इंस्टेड ऑफ हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव की जगह वो सीधा क्या करेगा, नेटवर्क के थ्रू मेमोरी में इंजेक्ट भी कर सकता है कोड को। तो अगर उसने ऐसा करने का ट्राई किया तो यारा उसको कैच कर लेगा और हमें अलर्ट शो कर देगा। तो ये हमारे मेमोरी, फाइल्स, इन सब चीज़ों को स्कैन करके हमें अलर्ट देता है। अब यारा मैटर क्यों करता है और इसे यूज़ कब करते हैं। तो जो आज का साइबर अटैक्स का वर्ल्ड है, इसके अंदर हमें बहुत सारे अलर्ट्स देखने को मिलते हैं, बहुत सारे सस्पिशियस फाइल्स होते हैं, बहुत सारा एनोमलस नेटवर्क फ्रैगमेंट्स भी होते हैं। यानी बहुत सारे नेटवर्क में तुम लोग बोल सकते हो कि बहुत सारे मलिशियस नेटवर्क फ्रैगमेंट्स हो सकते हैं, बहुत सारे मलिशियस पैकेट्स हो सकते हैं जो अपने सिस्टम पे अटैक करने के लिए सेंड किए जा रहे हों। अब यहाँ पे है कि हर एक थ्रेड आसानी से दिखता नहीं है। कुछ थ्रेड्स होते हैं जो बहुत आराम से दिख जाएंगे, बहुत इजीली कैचअप हो जाएंगे। कुछ थ्रेड्स ऐसे होते हैं जो दिखते हैं बहुत ही लेजिटिमेट लगते हैं, बहुत ही असली टाइप लगते हैं, लाइक एकदम रियल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट एक्चुअली में वो मलिशियस होते हैं। तो यहाँ पे जो अपना यारा है वो बहुत काम आता है। यहाँ पे यारा क्या करता है, वो सिर्फ पैटर्न को फाइंड करता है। वो नहीं देखेगा किस नाम से आ रहा है या फिर क्या भेज रहा है, वो देखेगा कि ये क्या पैटर्न मैच हो रहा है क्या।
वो जो पिछली बार जो मलिशियस चीज़ आया था वो कुछ इस तरह का करने का ट्राई कर रहा था, तो क्या ये भी कुछ उसी तरह से परफॉर्म कर रहा है क्या? और अगर कर रहा होगा तो यारा अलर्ट शो कर देगा उसका। अब यारा को हम लोग यूज़ कब कर सकते हैं? हमने तो ये तो देख लिया कि यारा को हम लोग यूज़ क्यों करना चाहिए, बट इसको कब यूज़ कर सकते हैं? इसको यूज़ कर सकते हैं हम लोग पोस्ट इंसिडेंट एनालिसिस में। पोस्ट इंसिडेंट एनालिसिस यानी अटैक एक बार अगर हो चुका है तो सिस्टम के ऊपर हम लोग उसको स्कैन करके देख सकते हैं। एक लेट्स से एक इन्फेक्टेड सिस्टम को हमने ले लिया और उसके अंदर देख लिया कि क्या क्या पैटर्न्स थे मैलवेयर के। उन पैटर्न्स से हमने यारा रूल बना लिया। अब उस यारा रूल को हम लोग बाकी सिस्टम्स पे रन कर देंगे। इससे क्या होगा, अगर वो भी इन्फेक्टेड होंगे तो यारा की जो हमने स्क्रिप्ट बनाई वो उन पे रन होके वो बता देगा कि क्या ये सिस्टम इन्फेक्टेड है या नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी वो स्क्रिप्ट कैसे बनाया है, पिछले इन्फेक्टेड सिस्टम से पैटर्न उठा के बनाया है। तो अगर वो पैटर्न मैच कर गया किसी और सिस्टम पे तो हमें पता चल जाएगा कि वो इन्फेक्टेड है। थ्रेट हंटिंग, तो थ्रेट हंटिंग के भी ये काम आता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे सिस्टम पे कहीं कुछ ऐसा थ्रेट है, कहीं कुछ ऐसा मैलवेयर इंसर्ट करके उसको रख दिया गया है, तो यारा क्या करेगा, वो अपने सिस्टम को पीरियडिकली चेक करते रहता है। तो कहीं अगर ऐसा कुछ मैलवेयर उसको मिला तो वो हमें तुरंत ही बता देगा। इंटेलिजेंस बेस्ड स्कैन्स, तो इंटेलिजेंस बेस्ड स्कैन में क्या लिखा हुआ है कि लेट्स से कि हमारे पास कोई बहुत ही पॉपुलर मैलवेयर है जिसका ऑलरेडी किसी ने, लेट्स से किसी का सिस्टम ऑलरेडी इन्फेक्ट हो चुका था उस मैलवेयर से, और उसने क्या किया, उसने वो सारे पैटर्न्स को कैच किया कि उस मैलवेयर ने उसे किस तरह से इन्फेक्ट किया था और उस मैलवेयर में क्या क्या पैटर्न्स थे, और उससे उसने एक यारा रूल बना दिया और उस यारा रूल को उसने शेयर कर दिया कम्युनिटी पे। इससे क्या हुआ कि वो इन्फेक्ट हुआ था और उसने उसके इन्फेक्ट होने से उसने एक यारा रूल अपने पास बना के रख लिया और उसे कम्युनिटी पे शेयर कर दी। तो अब उसकी वजह से बाकी लोगों को सेम मैलवेयर के लिए स्क्रिप्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर उनको लेट से कुछ और चीज़ें मिलेगा तो उसमें वो लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसको और इम्प्रूव कर सकते हैं उस स्क्रिप्ट को। ये बिल्कुल उसी तरह मान लो जैसे कोई गिटहब का ओपन सोर्स प्रोजेक्ट हो गया, तो जैसे गिटहब पे कुछ ने कोई प्रोजेक्ट बना के डाल दिया और बाकी लोग आके उस पर कुछ और अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। उसी तरह यारा के भी स्क्रिप्ट्स पे हम लोग कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं कम्युनिटी के ऊपर। मेमोरी एनालिसिस, यारा जो है वो अपने मेमोरी डंप को भी स्कैन करता है मलिशियस कोड फ्रैगमेंट्स के लिए। फॉर एग्जांपल, लेट्स से कि मेरे जो मेमोरी अभी चल रहा है उसमें बहुत सारे प्रोसेसेस लोडेड होंगे, मेरे रैम में बहुत सारे प्रोसेस होंगे। अब हो सकता है कि उनमें से कोई एक प्रोसेस मलिशियस हो, तो उसमें क्या करता है यारा, वो पूरे मेमोरी डंप को स्कैन करेगा, मेरे पूरे मेमोरी को स्कैन करेगा और फिर वहाँ से कोई भी मलिशियस कोड फ्रैगमेंट हुआ तो वो निकाल के दे देगा मुझे। मतलब वहाँ पे वो अलर्ट बता देगा कि यहाँ पे कुछ मलिशियस चल रहा है। ओके, यारा वैल्यूज, तो अब यारा इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? बहुत सारे टूल्स होते हैं बट यारा को ही हम लोग क्यों यूज़ करते हैं ज़्यादातर, यहाँ पे ये देखते हैं। तो जो बहुत सारे अपने एडवांटेजेस है यारा को यूज़ करने का, वो है कि जो साइबर सिक्योरिटी के इन्वायरमेंट में टाइम और प्रेसिजन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। यानी अगर तुम किसी थ्रेट को जितना जल्दी आइडेंटिफाई कर लो और जितना जल्दी उस पर एक्शन लो, वो बेस्ट होता है, जितना जल्दी हो सके और जितना अच्छे से हो सके। तो इसके लिए हमारे पास यारा क्या क्या एडवांटेजेस देता है? पहला तो अपना स्पीड, वो बहुत फास्ट स्कैन करता है, बहुत जल्दी एक लार्ज सेट ऑफ फाइल्स को या फिर कोई भी मेमोरी को बहुत जल्दी स्कैन करके हम लोग को बता देगा कि इन्फेक्टेड है कि नहीं या फिर वो सेफ है कि नहीं। फ्लेक्सिबिलिटी, वो बहुत टाइप के टेक्स्ट स्ट्रिंग्स, बाइनरी पैटर्न एंड कॉम्प्लेक्स लॉजिक हमें स्कैन करने के लिए दे सकता है। फॉर एग्जांपल, लेट्स से कि हमारे पास, हमें पता चला कि जो मैलवेयर है उसके अंदर पर्टिकुलर स्ट्रिंग है ABC, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यारा रूल बना सकते हैं कि अगर किसी भी प्रोसेस में ABC दिखे तो फिर उसको मैलवेयर बता दो कि वो मैलवेयर है। अब ABC मैंने एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लिया, बट ये हो सकता है कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रिंग हो या तो हो सकता है कोई बाइनरी पैटर्न भी हो सकता है जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। वो आगे हम लोग देखेंगे उसके बारे में और डिटेल में, अभी यहाँ पे शॉर्ट में है। कंट्रोल,
कंट्रोल क्या है, जैसा कि मैंने ऊपर बताया फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में, हम लोग बहुत तरह से चीज़ों को यहाँ पे रूल सेट कर सकते हैं, लाइक स्ट्रिंग्स हो गया, बाइनरी पैटर्न्स हो गया, कॉम्प्लेक्स लॉजिक्स हो गया। तो इन सब के ऊपर हमें पूरा कंट्रोल दिया जाता है कि हम लोग किस चीज़ को मलिशियस बोल रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमने कुछ ए रूल सेट कर दिया, हमने कुछ बी सेट कर दिया, तो क्या ए या बी में से कोई एक भी सेटिस्फाई हो गया तो उसको मलिशियस बोल देंगे क्या, या फिर ए एंड बी दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए क्या, ये इस पे हमें पूरा कंट्रोल दिया जाता है। शेयरेबिलिटी, शेयरेबिलिटी जैसे मैंने ऊपर बताया कि कम्युनिटी के ऊपर हम लोग इन रूल्स को फॉरवर्ड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और बाकी लोग भी आके इसको यूज़ कर सकते हैं और इस पर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। विजिबिलिटी, विजिबिलिटी मीन्स यहाँ पे जो अपना यारा रूल है वो जितने भी मैचिंग स्ट्रिंग्स होते हैं वो हमें निकाल के दे देते हैं, और फिर वहाँ पे से हम लोग उन स्ट्रिंग्स की मदद से हम लोग एक रिकन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं पूरे अटैक को कि ये कैसे हुआ होगा। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि अगर हमने एक यारा रूल बनाया है और वो सिस्टम इन्फेक्टेड है, तो फिर क्या होगा, यारा रूल उनमें से जो भी स्ट्रिंग्स वगैरह जो भी मैच कर रही होंगी उनको निकाल के वो आउटपुट दे देता है। तो वहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हुई है। फॉर एग्जांपल, अगर यूआरएल वगैरह कुछ है तो वो यूआरएल हमें मिल जाता है, और कोई आईपी वगैरह है तो वो आईपी वगैरह हमें मिल जाएगी। इससे क्या होगा कि हमें एक अटैक का क्लियर पिक्चर मिल जाएगा। अब यारा रूल को और डिटेल में देखते हैं कि यारा रूल को एक्चुअली लिखते कैसे हैं। तो यारा रूल में यहाँ पे बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो कि है मेटा डेटा, स्ट्रिंग्स स्ट्रिंग्स एंड कंडीशंस। सो मेटा डेटा क्या होता है? मेटा डेटा हमारा बेसिक इंफॉर्मेशन होता है स्क्रिप्ट के बारे में कि ये स्क्रिप्ट किसने लिखा है, अ, इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, इसको कब लिखा गया है, ये सारी चीज़ें। स्ट्रिंग्स स्ट्रिंग्स एक्चुअली में वो एरिया होता है जहाँ पे तुम अपने कंडीशंस लिखते हो। फॉर एग्जांपल कंडीशन एक अलग यहाँ पे दिया दिया हुआ है, पर मैं इसको कंडीशन क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पे हम लोग बेसिकली वेरिएबल्स बनाते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल देख सकते हो S1 इज इक्वल टू रन DLL.32.exe, तो ये अपना स्ट्रिंग हो गया। इस स्ट्रिंग को हम लोग इस वेरिएबल में असाइन कर देते हैं S1 में, और फिर हम लोग नीचे कंडीशन में उसको हम लोग बोल सकते हैं कि अगर S1 दिखे तो उसको मैलवेयर बोलना है कि नहीं, या फिर S1 दिखे तो वो सेफ है कि नहीं। इस तरह से हम लोग नीचे उसको कंडीशन में लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको इस एग्जांपल से समझा दे रहा हूँ। स्ट्रिंग्स में हमने क्या किया, हमने S1 को बोल दिया रन DLL32.exe। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, फुल वर्ड ASCII। इसका क्या मतलब है कि फुल वर्ड को हमें ढूंढना है। फॉर एग्जांपल, ये जो अपना रन DLL32.exe है, ये अपना फुल वर्ड दिया हुआ है। अगर इसके आगे पीछे कुछ और भी लिखा हुआ, फॉर एग्जांपल अगर ये मान लो ए रन DLL32.exe इस तरह से होता तो मैच नहीं होगा। एग्जैक्टली उसको ऐसा ही होना पड़ेगा, तब ये काम करेगा। ये फुल वर्ड ASCII मतलब सिर्फ तुम लोग सिर्फ उसको ASCII एरिया में ही स्कैन करो, यानी जो अपना नॉर्मल 0 to 255 कैरेक्टर स्ट्रिंग्स होते हैं, सिर्फ उसी एरिया में स्कैन करना है। हमें किसी और कैरेक्टर सेट में स्कैन नहीं करना है। उसके बाद H2 MSV CRT DLL, ये भी अपना फुल वर्ड दिया हुआ है, और इसको वाइड में स्कैन करना है। वाइड भी अपना एक कैरेक्टर सेट होता है विंडोज़ में, तो इसको वाइड कैरेक्टर सेट में स्कैन करना है। और ये वाला ऊपर वाला किस में था, ये अपना ASCII कैरेक्टर सेट में था। फिर अपना URL1 दिया हुआ है। URL1 यहाँ पे देख सकते हो, ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन है यहाँ पे। तो अगर कोई URL वगैरह ऐसा आता है जिसके अंदर मैलवेयर लिखा हुआ है, तो फिर उसको तुम स्कैन करने का ट्राई करो। और यहाँ पे नो केस दिया हुआ है। नो केस यानी कि ये जो पूरे URL में है, अगर कहीं पे कुछ कैपिटल स्मॉल चेंजेस भी होगा तो उसको इग्नोर कर देगा। नो केस यानी केसिंग को ध्यान में नहीं रखना है, कैपिटल हो या स्मॉल हो सबको मैच कर दो। और यहाँ पे लास्ट में कंडीशन क्या दिया हुआ है, एनी ऑफ देम मतलब अगर S1 मिले, अगर S2 मिले, या तो URL1 मिले, अगर इन तीनों में से कुछ भी मिलता है तो मलिशियस है। तो ये अपना कंडीशन का काम होता है। तो यहाँ से समझ गए होगे कि मेटा का क्या काम है, सिंपल अपना स्क्रिप्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देना, किसने बनाया है, क्यों बनाया है, कब बनाया है। स्ट्रिंग्स यहाँ पे एक्चुअली में हम लोग ये लिखते हैं कि एक्चुअली हम लोग ढूंढ क्या रहे हैं। कंडीशन
अगर वो चीज़ मिला तो क्या करना है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मेटा के बारे में दिया हुआ है, तो हम लोग मेटा को देख लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे जो है, जो ऑथर, डिस्क्रिप्शन, डेट जो है, ये सारे फील्ड्स अपने रिक्वायर्ड नहीं होते, ये सारे फील्ड ऑप्शनल होते हैं, बट हाईली रिकमेंडेड भी होते हैं। क्यों? फॉर एग्जांपल लेट्स से कि किसी ने ये कोड लिख दिया, ये स्क्रिप्ट लिख दिया कि लेट्स से मैंने अपना ऑथर नेम लिख दिया, बट ये नहीं लिखा कि डिस्क्रिप्शन क्या है, डेट क्या है। इससे क्या होगा कि चलो मुझे तो पता है कि ये कोड, मैं ये स्क्रिप्ट लिखा है उसने, लेकिन अब मान लो कि उसने उस स्क्रिप्ट का कोई नया वर्जन निकाल दिया, तो अब मुझे देखने में मुश्किल होगा कि कौन सा वर्जन पहले निकला, कौन सा वर्जन बाद में निकला। तो मुझे अगर अपने एग्जिस्टिंग स्क्रिप्ट को अपडेट करना हुआ तो वो मुझे करने में दिक्कत आएगी। तो ये भले ही रिक्वायर्ड फील्ड्स नहीं होते, बट रिकमेंडेड फील्ड्स होते हैं। तो अगर कभी भी यारा रूल लिखना है तो वहाँ पे प्रॉपर ऑथर, डिस्क्रिप्शन, डेट के साथ अगर लिखें तो हमें फ्यूचर में आसानी होता है उसको अपडेट करने में। अब नेक्स्ट आते हैं स्ट्रिंग्स पे। तो 11 में हम लोग अब स्ट्रिंग सेक्शन पे आ रहे हैं, तो हम लोग इस स्ट्रिंग सेक्शन को देखने वाले हैं, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हमारे पास कितने टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग्स होते हैं। सो पहला अपना टाइप ऑफ स्ट्रिंग्स है टेक्स्ट स्ट्रिंग्स। टेक्स्ट स्ट्रिंग्स सबसे सिंपल स्ट्रिंग्स होते हैं। यहाँ पे कोई भी ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यहाँ पे सिंपली देख सकते हो वेरिएबल हमने बनाया TVFC स्ट्रिंग नाम से। ये वेरिएबल नेम कुछ भी हो सकता है, और यहाँ हमने एक सिंपल स्ट्रिंग लिख दिया, सिंपल स्ट्रिंग क्रिसमस। यानी हम लोग सिंपली बोल रहे हैं अगर कहीं भी क्रिसमस दिखे तो फिर कंडीशन क्या है, सिंपली TVFC स्ट्रिंग। यानी कि अगर TVFC स्ट्रिंग दिखे तो उसको मैलवेयर बोल दो। अब TVFC स्ट्रिंग क्या है, क्रिसमस, यानी कि अगर कहीं भी क्रिसमस दिखे तो उसको मैलवेयर बोल दो। सिंपल यहाँ पे एक रूल बनाया हुआ है। उसके बाद हमारे पास बहुत सारे एट्रीब्यूट्स भी होते हैं। हम उनमें से कुछ एट्रीब्यूट्स हमने ऊपर देखे भी थे, और उनमें से पहला एट्रीब्यूट है हमारा केस इनसेंसिटिव स्ट्रिंग्स विच इज़ नो केस। तो अगर किसी भी स्ट्रिंग के आगे अगर हम लोग नो केस लगा दें तो इससे क्या होता है, वो केस सेंसिटिव नहीं रहता है, वो केस इनसेंसिटिव हो जाता है। यानी अब वहाँ पे कैपिटल हो या स्मॉल हो वो सबको मैच करेगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिसमस हो, या फिर फुल क्रिसमस कैपिटल में लिखा हुआ है, या तो पूरा स्मॉल में लिखा हुआ है, ये सबको सेम ट्रीट करेगा, सब एक जैसे, सबको एक जैसा मानेगा, सबको मैच करेगा ये। वाइड कैरेक्टर स्ट्रिंग्स। तो विंडो एग्जीक्यूटेबल बेसिकली दो तरह का यूनिकोड कैरेक्टर यूज़ करता है, जो है वाइड, और जो और भी लाइक मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है वो है एस्काई। तो ये अपने जो दो कॉमन ये अपना यूनिकोड कैरेक्टर्स है, ये है वाइड एंड एस्काई। तो अगर इनमें से किसी एक को अगर हमें सर्च करना हुआ तो उसको भी हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एक्समस, हमने वेरिएबल में एक स्ट्रिंग डाल दिया क्रिसमस। तो अब ये क्रिसमस अगर वाइड यूनिकोड कैरेक्टर में लिखा होगा तो भी उसको कैचअप कर लेगा, अगर एस्काई यूनिकोड कैरेक्टर में लिखा होगा तो भी इसको कैचअप कर लेगा। तो अगर हम इन दोनों को लगा दें तो ये इन दो यूनिकोड कैरेक्टर्स के लिए भी क्रिसमस को सर्च करेगा, और अगर इनमें से कोई भी एक मैच हो गया तो ये अपना कंडीशन मैच हो जाएगा यहाँ पे। एक्सॉर स्ट्रिंग्स। एक्सॉर स्ट्रिंग्स क्या है, अब जो बहुत लोग होते हैं वो ट्राई करते हैं नॉर्मल स्ट्रिंग्स को हाइड करने का। फॉर एग्जांपल वो तो या तो उसको इनकोड कर देंगे, कई बार उसको इनक्रिप्ट वगैरह भी कर देते हैं ये स्ट्रिंग्स को, ताकि क्या हो, यारा रूल अगर स्कैन करने का ट्राई करे नॉर्मल स्ट्रिंग्स को तो मिले ही ना उसको, क्योंकि अगर इनकोड कर दोगे तो ABC क्या होगा, ABC कुछ और बन जाएगा, इसमें यारा रूल फिर फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे अपना कुछ स्पेशल मॉडिफायर्स होते हैं, उनमें से एक है एक्सॉर इनकोड, जिसको हम लोग सिंपली एक्सॉर लगा के लिख सकते हैं। ये क्या होता है कि हम ये सारे के सारे पॉसिबल सिंगल बाइट एक्सॉर वेरिएशंस को चेक करता है स्ट्रिंग के। यानी कि अगर वो स्ट्रिंग इनकोडेड भी होगा तो भी वो ट्राई करेगा उसको फाइंड करने का। अगर एक्सॉर इनकोडेड हुआ तो फिर यहाँ पे एक्सॉर लगाने से क्या होगा, ये इस वर्ड का एक्सॉर इनकोडिंग ट्राई करेगा फाइंड करने का हर जगह, और अगर वो मिल गया तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। सिमिलरली हमारे पास है बेस 64 एनकोडिंग। यानी अगर वो स्ट्रिंग को या फिर कमांड को या फिर जो भी फाइल नेम है, अगर वो मैलवेयर का जो भी वो मेन पार्ट है जिसके थ्रू वो काम करता है, कि वो कुछ भी हो सकता है, वो कोई कमांड हो सकता है, वो कोई URL हो सकता है, अगर वो
एनकोडेड है बेस 64 में, तो फिर हमें सिंपली उस स्ट्रिंग को जो हमें मैच करना है वो URL है या जो भी है उसको यहाँ पे लिख देंगे, उसके आगे लगा देंगे बेस 64। इससे क्या होगा, अब यारा रूल इस पर्टिकुलर वर्ड के बेस 64 एनकोडिंग को सर्च करेगा हर जगह, और अगर वो कहीं मैच कर गया तो ये कंडीशन अपनी ट्रू हो जाएगी। तो ये थे अपने कुछ मॉडिफायर्स स्ट्रिंग के बारे में, जो क्या थे, नो केस जो हमारे ये अपर केस लोअर केस को इग्नोर करता है। दूसरा है अपना वाइड कैरेक्टर स्ट्रिंग्स, जो कि वाइड एंड ASCII दोनों में सर्च करने में हमें हेल्प करता है। इनमें से कोई एक भी लगा सकते हैं, दोनों लगाना कंपलसरी नहीं है। यहाँ हमें दोनों स्कैन करना था तो दोनों लगाया हमने। एंड उसके बाद एक्सॉर इनकोडिंग के लिए भी स्कैनिंग है। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने स्ट्रिंग को एक्सॉर इनकोड किया हुआ होगा तो यहाँ पे एक्सॉर लगा सकते हैं, या फिर अगर किसी ने बेस 64 इनकोडिंग का यूज़ किया हुआ है तो यहाँ पे हम लोग बेस 64 लगा देंगे वर्ड के आगे, तो वो बेस 64 इनकोडिंग का पता लगा देगा। हेक्साडेसिमल स्ट्रिंग्स, हेक्साडेसिमल स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, अगर तो हेक्साडेसिमल तुम लोग को पता होगा तो बेसिकली क्या होता है 0 से लेके F तक ये 16 कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे कि हमारे डेसिमल कैरेक्टर्स, डेसिमल स्ट्रिंग्स कैसे होते हैं, 0 से लेके 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कितने कैरेक्टर्स होते हैं 10। लेकिन हेक्साडेसिमल में होते हैं अपने 0 से लेके F तक, जो कि होते हैं टोटल 16। 0 से 9 जाता है एंड देन A से F, तो टोटल 16। तो यहाँ पे इसी में हमारे जो कैरेक्टर्स हैं इससे हेक्साडेसिमल स्ट्रिंग्स बनाते हैं। तो ये हेक्साडेसिमल स्ट्रिंग्स कब काम आते हैं, तो जब तक तुम लोग नॉर्मल कोड वगैरह में सर्च कर रहे हो तब तक तो ठीक है, लेकिन जहाँ तुम लोग मेमोरी में आते हो या फिर किसी एग्जीक्यूटेबल में आते हो तो वहाँ पे तुम्हारे नॉर्मल स्ट्रिंग्स सेव नहीं होते, वहाँ पे तुम्हारे हेक्साडेसिमल कोड सेव होते हैं। तो वहाँ पे हेक्साडेसिमल को स्कैन करने के लिए हमें इन रूल्स को यूज़ करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है MZ हेडर ऑफ विंडोज़ एग्जीक्यूटेबल, तो यहाँ पे एक MZ हेडर दिया हुआ है कि अगर किसी विंडोज़ एग्जीक्यूटेबल में अगर हेडर में ये पर्टिकुलर हेक्साडेसिमल स्ट्रिंग दिया हुआ है एंड उसके साथ साथ ये पर्टिकुलर हेक्स स्ट्रिंग, यहाँ पे अगर ये हेक्साडेसिमल स्ट्रिंग ऐसा कुछ प्रेजेंट है, अब यहाँ पे E341 देख रहे होगे, फिर क्वेश्चन मार्क है, तो ये बेसिकली क्वेश्चन मार्क यानी यहाँ कुछ भी हो सकता है, कोई भी तो हेक्साडेसिमल कैरेक्टर हो सकते हैं। सिमिलरली यहाँ G के बाद भी कोई भी हेक्साडेसिमल कैरेक्टर हो सकता है। तो अगर ऐसा कोई पैटर्न में हेक्साडेसिमल स्ट्रिंग मिले और उसके हेडर में ये भी है तो उसको मैलवेयर बोल दो। इन दोनों को मैं क्यों मैच करा रहा हूँ, क्योंकि कंडीशन में क्या लिखा है MZ एंड हेक्स स्ट्रिंग, अगर दोनों हो तभी इसको मैलवेयर बोलना है। ठीक है, तो ये था अपना हेक्साडेसिमल स्ट्रिंग्स। अब नेक्स्ट आते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन स्ट्रिंग्स पे। तो रेगुलर एक्सप्रेशंस जिनको नहीं पता, ये बेसिकली एक पैटर्न होता है जिसके थ्रू हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रिंग पैटर्न को कैच कर सकते हैं। ये हमारा कुछ इस तरह का दिखता है, जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं URL इज इक्वल टू स्लैश फिर HTTP, उस तरह से करके यहाँ पे एक पैटर्न दिया हुआ है। तो अगर एक पैटर्न को मैं एक्सप्लेन करने का ट्राई करूँ तो ये कुछ इस तरह से है। तो यहाँ पे URL में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे अपना पहले स्लैश दिया हुआ है, स्लैश यानी अभी हम लोग इसके आगे रेगुलर एक्सप्रेशन लिखने जा रहे हैं, हम लोग इसको ये बताना चाह रहे हैं। फिर यहाँ पे HTTP कोलन दिया हुआ है, HTTP कोलन यानी कि ऐसा स्ट्रिंग जो HTTP कोलन से शुरू हो। फिर उसके बाद यहाँ पे ये फॉरवर्ड स्लैश बैक स्लैश का यहाँ पे कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। तो ये बेसिकली क्या है, HTTP कोलन स्लैश स्लैश। अब स्लैश यहाँ पे इसको रेगुलर एक्सप्रेशन का हिस्सा ना मान ले, इसको सिंपली हमें स्ट्रिंग ही रखना है, इसलिए हम लोग यहाँ पे एक बैक स्लैश भी अटैच कर देते हैं ताकि ये इसको सिंपल स्ट्रिंग मान ले। तो यहाँ पे HTTP कोलन स्लैश स्लैश एंड देन डॉट मतलब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कोई भी कैरेक्टर। फिर उसके बाद स्टार एनी नंबर ऑफ टाइम, यानी कि कोई भी कैरेक्टर कितने भी बार, फिर मैल हेयर, फिर से डॉट, कोई भी कैरेक्टर कितने भी बार, स्टार मतलब कितने ही बार, जीरो भी हो सकता है। अगर ये यहाँ पे सिर्फ होगा HTTP कोलन स्लैश स्लैश मैल हेयर स्लैश, सॉरी ये स्लैश यहाँ पे एंडिंग का है तो इसको काउंट मत करना स्ट्रिंग का हिस्सा, ये इस वाला स्लैश और ये वाला स्लैश ये स्टार्टिंग एंड एंडिंग दिखाता है। तो कोई भी URL, अगर मेरा URL कुछ इस तरह का भी होगा HTTP कोलन स्लैश स्लैश मैल हेयर,
तो भी वो मैच हो जाएगा। या फिर अगर कुछ इस तरह का भी स्ट्रिंग हुआ www.hack तो भी मैच कर जाएगा। यानी एज लॉन्ग एज उस स्ट्रिंग उस URL के अंदर तुम्हारा malware ये वर्ड कंटेन है वो मैच कर जाएगा। अगर कुछ इस तरह का हुआ लेट्स से AA फिर यहाँ पे मैंने 1 2 3 लगा दिया तो भी ये मैच करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि malware के पीछे कोई भी कैरेक्टर हो सकता है कितनी भी बार, तो कोई भी कैरेक्टर हो सकता है कितनी भी बार एंड देन उसके आगे भी कोई भी कैरेक्टर हो सकता है कितनी ही बार, तो यहाँ भी कोई भी कैरेक्टर कितने ही बार हो सकता है। तो ये मैच कर रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे नो केस दिया हुआ है। नो केस यानी अगर मैं इस H को कैपिटल भी कर दूँ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये फिर भी मैच करेगा। फिर अपना CMD है। CMD में यहाँ पे क्या है, फिर से यहाँ पे स्लैश का क्या मतलब है, रेगुलर एक्सप्रेशन शुरू कर रहे हैं। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है पावर सेल, ठीक है, तो शुरू कहाँ से हो रहा है, पावर सेल से। फिर कोई भी कैरेक्टर कितने भी बार, डॉट स्टार मतलब कोई भी कैरेक्टर कितने भी बार, फिर उसके बाद एक डैश ENC, तो उसके बाद क्या एक स्ट्रिंग आ रहा है अपना डैश ENC, फिर उसके बाद एक वाइट स्पेस बैकस्लैश यानी वाइट स्पेस। वाइट स्पेस क्या होता है अपना सिंपल स्पेस। फिर ये कितनी बार हो सकता है, वाइट स्पेस प्लस यानी कितने भी बार तुम्हारा स्पेस, बट एटलीस्ट एक स्पेस होना चाहिए। अगर /S रहता तो फिर 0 टाइम भी हो सकता था, यानी अगर स्पेस एब्सेंट होता तो भी हो जाता, पर प्लस का मतलब कम से कम एक स्पेस तो होना चाहिए। एंड देन उसके बाद आफ्टर स्पेस इनमें से कोई भी कैरेक्टर हो, या तो A से Z, या तो स्मॉल a से Z, या तो नंबर में A से Z, सॉरी नंबर में A से Z नहीं होगा, नंबर में 0 to 9, और या तो उसके बाद प्लस हो, स्लैश हो, इक्वल्स हो, इनमें से कोई भी कैरेक्टर कितनी बार हो सकता है, प्लस बार। प्लस मतलब एक या उससे ज़्यादा बार, और इन सब पे आगे नो केस लग गया, तो नो केस यानी कि कैपिटल स्मॉल से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा अपना कि अगर कोई कमांड मिला लाइक पावर सेल, मैं इसको थोड़ा नीचे कर ले रहा हूँ, पावर सेल डॉट, यहाँ पे डॉट स्टार ऑफ कोर्स नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पे लेट्स स्पेस कर दिया मैंने, एंड यहाँ पे एक कमांड लिख देते हैं हेलो डैश ENC। अब फिर यहाँ पे देखो एक स्पेस मैंने दिया ENC के बाद, तो ये स्पेस मैच होगा। अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूँ यहाँ पे ऐसे, तो अब ये मैच नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कम से कम एक स्पेस होना चाहिए, तो यहाँ पे एक स्पेस दे दिया मैंने। फिर उसके बाद कोई भी कैपिटल हो सकता है, स्मॉल हो सकता है, नंबर हो सकता है, बस कम से कम एक बार होना चाहिए। और उनमें से और भी कौन कौन से कैरेक्टर हैं, प्लस स्लैश और इक्वल, प्लस स्लैश और इक्वल, अगर मैं इनको भी डाल दूँ तो भी ये मैच करेंगे। तो अगर ऐसा कोई कमांड देखने को मिला हमें किसी कहीं पे भी, तो हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं, मैलवेयर बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर URL में मैलवेयर कंटेन करता है एंड कमांड प्रॉम्प्ट कुछ और जो पावर सेल कमांड है वो कुछ इस तरह का दिया हुआ है, तो फिर उसको मैलवेयर बोल दो। अब हम लोग इसके बाद आते हैं कंडीशंस के ऊपर। तो ऊपर जो हमारा पार्ट था वो था स्ट्रिंग्स, अब हम आते हैं कंडीशंस के ऊपर। तो कंडीशन मैंने अभी तक मैं तुम लोगों को काफ़ी बार बता दिया है। कंडीशन में लेट्स से अगर हमने सिंगल एक्समस लिखा, इसका मतलब क्या है, अगर एक्समस दिखे तो मैलवेयर बोल दो। मैच एनी स्ट्रिंग, अगर किसी भी स्ट्रिंग को मैच कराना है, यानी कि अगर बहुत सारे तो ऊपर तुमने कंडीशंस बनाए हुए हैं, पर उनमें से अगर कोई भी एक सेटिस्फाई हो जाए तो उसको मैलवेयर बोल दो। तो एनी ऑफ देम, अगर ऊपर से कोई भी एक सेटिस्फाई कर गया तो मैलवेयर है। मैच ऑल स्ट्रिंग्स, तो ऑल ऑफ देम, यानी ऊपर तुमने बहुत सारे रूल बना दिए, लेट्स से 10 रूल बना दिए, और तुम चाहते हो कि जब 10 के 10 सेटिस्फाई हो तो तुम्हें उन सबको एंड 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 करके जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तुम सीधा उसको ऑल ऑफ देम बोल सकते हो। वो जब सारे के सारे सेटिस्फाई होंगे तो अपने आप उसको मैलवेयर कंसिडर कर देगा। फिर उसके बाद है अपना कंबाइन लॉजिक। कंबाइन लॉजिक यहाँ पे अपने लॉजिकल एंड और का यूज़ किया जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, या तो S1 मिले या तो S2 मिले, S1 और S2,
यानी कि S1 मिले या तो S2 मिले, एंड नॉट बेनाइन, यानी कि या तो तुमको S2 या S1 या S2 मिले एंड बेनाइन ना मिले, तब उसको मैलवेयर बोलो। बेनाइन का एक्चुअली में मतलब क्या होता है? बेसिकली एक सेफ थिंग, मतलब वो मैलवेयर नहीं है, इस बेनाइन बोलते हैं उसको हम लोग। तो अगर वो सस्पिशियस, यहाँ S1 S2 को यहाँ पे सस्पिशियस बोल सकते हैं हम लोग, या तो सस्पिशियस 1 हो या तो सस्पिशियस 2 हो और वो सेफ ना हो, तब उसको मैलवेयर बोलो। यहाँ क्या है, बेनाइन S1 S2 अपने कंडीशंस है जो ऊपर स्ट्रिंग्स वाले सेक्शन में लिखा हुआ होगा। उसके बाद हमारे पास और भी कंपैरिजंस के पैरामीटर्स है, जैसे कि फाइल साइज, एंट्री पॉइंट और हैश। तो यहाँ पे क्या कंडीशन दिया हुआ है? एनी ऑफ देम, यानी ऊपर जो भी स्ट्रिंग्स दिए हुए हैं, ऊपर जो भी कंडीशंस दिए हुए हैं, हमारे जो भी हमने कंडीशंस बनाए हैं, उनमें से अगर कोई भी एक मैच कर जाता है, एंड जो फाइल साइज है, जिस फाइल में वो मिला, जिस फाइल के अंदर वो स्ट्रिंग मैच किया, अगर वो 700 KB से कम है, तब उसको मैलवेयर बोलो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा वो ये क्या बोलते हैं, मैलवेयर वाला स्ट्रिंग मिला मुझे किसी ऐसे फाइल में जो 10 MB का है, तो मैं बोल दूंगा कि वो सेफ है। लेकिन अगर उस फाइल का साइज 700 KB से कम था, तब भी मैं उसको मैलवेयर बोलूँगा। ठीक है, तो यहाँ एक यारा का स्टडी केस दिया हुआ है, जिसमें क्या है कि मैलवेयर ने एक आइस्ट आईडी नाम से एक ट्रोजन बनाया है, जो कि ये अपने सिस्टम से क्रेडेंशियल्स चुरा रहा है। अब मिक्सकिडी के जो एनालिस्ट है, उन्होंने ये डिस्कवर किया कि ये जो मलिशियस फाइल्स हैं वो पूरे वेयरविल में स्प्रेड तो हो रहे हैं, पर उन सबका सिग्नेचर कॉमन है, यानी उनमें एक पैटर्न दिया हुआ है। और वो पैटर्न क्या है कि वो सब में सेम MZ हेडर मिला हुआ है, यानी कि उनके जो MZ हेडर्स हैं वो सेम है हर जगह। और वो कहाँ यूज़ होते हैं? डार्क किंगडम में। तो फिर यहाँ पे हमारे पास एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है कि जो जहाँ भी हमें वो मैलवेयर्स मिले, वो सैम्पल्स क्या थे? छोटे सैम्पल्स थे, यानी उनका साइज ज़्यादा नहीं था। वो लाइट वेट लोडर्स थे जो कि सिर्फ सिस्टम में इन्फिल्ट्रेट करने के लिए बनाए गए थे, यानी कि वो एक छोटे छोटे फाइल्स हैं जो सिस्टम में बस घुसने के लिए बनाए गए हैं। एक बार उस सिस्टम के अंदर चले गए, फिर वो वहाँ पे और भी मैलवेयर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको डिटेक्ट करने के लिए हमारा यहाँ पे एक रूल बना हुआ है, जो कि क्या है, पहले तो अपना मेटा दिया हुआ है, ऑथर, डिस्क्रिप्शन, डेट एक्सेट्रा, जो कि हमने एक्सप्लेन कर चुके हैं। आई थिंक कॉन्फिडेंस यहाँ पे एक्सप्लेन उन्होंने नहीं किया है, तो कॉन्फिडेंस के बारे में मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। एंड यहाँ पे अपना स्ट्रिंग दिया हुआ है। सो स्ट्रिंग यहाँ पे क्या है? पहला MZ, पहला तो यहाँ पे MZ हेडर है। तो हमें पता है कि MZ हेडर हर जगह कॉमन है और वो डार्क किंगडम का MZ हेडर है। तो यहाँ पे हम लोग उस MZ हेडर को यहाँ पे लिख दिए 45 है। तो कहीं भी अगर ये MZ हेडर मिला तो ये ट्रू हो जाएगा। फिर उसके बाद हेक्स 1, यहाँ पे अपने पास एक हेक्साडेसिमल स्ट्रिंग है जो कि मलिशियस बाइनरी में हमें मिला है, और ये कॉमन पैटर्न देखने को हमें हर जगह मिल रहा है। तो हमने इसका कुछ इस तरह से बना दिया कि 488B, ये तो हर जगह कॉमन था, बीच में यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस था, फिर उसके बाद 4889 इस तरह का स्ट्रिंग था। तो हमने इस पैटर्न को यहाँ पे लिख दिया, तो अगर ये पैटर्न कहीं भी मिला तो ये ट्रू हो जाएगा। फिर उसके बाद S1 में यहाँ पे क्या है? मैलवेयर। अगर मैलवेयर मिलता है, केस सेंसिटिव नहीं है यहाँ पे, नो केस, तो अगर मैलवेयर किसी भी केसिंग में मिलता है हमें, तो इसको ट्रू कर दो। और कंडीशन क्या है? ऑल ऑफ देम एंड फाइल साइज शुड बी लेस देन 10 MB। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? अगर सारे के सारे कंडीशंस मैच करें और जो अपना फाइल साइज जहाँ पे वो सारे के सारे हमें ये स्ट्रिंग्स मिल रहे हैं, उनका साइज 10 MB से कम हो, तभी उसको मैलवेयर डिक्लेयर करो। क्यों हम लोग 10 MB से कम वाले पे क्यों लगा रहे हैं? बिकॉज हमें पता है कि ये सैम्पल्स लाइट वेट है, ये बहुत ही कम साइज के हैं, ज़्यादा साइज के लोडर्स नहीं थे। तो अब यहाँ पे क्या है, अगर इसको हमें रन कराना हुआ तो यहाँ पे हमारे पास कमांड दिया हुआ है। हम लोग इस कमांड को अगर रन करें 11-R जो अपना ये रूल सेट हमने ऊपर बनाया हुआ है, अगर इस रूल को रन करना है तो सिंपली इस रूल को हम लोग .yar फाइल में
सेव करके रन करा सकते हैं किसी भी फोल्डर पे। जो यहाँ पे कहाँ रन हुआ है, ये सी ड्राइव पर रन हुआ है। तो इसने सी ड्राइव पर रन किया, तो इसको यहाँ पे देख सकते हो यारा ने एक EXE फाइल बता दिया कि हम मुझे यहाँ पे एक EXE फाइल मिला है एंड ये मलिशियस है अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट। तो स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग ये मलिशियस है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ और इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं। डैश आर, डैश आर क्या है जो यहाँ पे दिया हुआ है, ये अलाउ करता है कि डायरेक्टरीज के अंदर रिकर्सिवली स्कैन करते रहने के लिए। रिकर्सिवली स्कैन यानी सी ड्राइव में सिर्फ वहाँ पे जो फाइल्स है उनसे उन्हीं को स्कैन मत करो, सी ड्राइव में जो फोल्डर्स है उनके भी अंदर जाओ, उनके फाइल्स को भी स्कैन करो, और उनके फोल्डर्स के अंदर भी जाओ और उनके फाइल्स को भी स्कैन करो। ऐसा कब तक करते रहो, जब तक पूरा का पूरा सी ड्राइव स्कैन ना हो जाए। तो आर मतलब एक तरह से बोल सकते हो फुल स्कैन, जो भी फोल्डर को तुम स्कैन करो उसको पूरा स्कैन कर दो। उसका डैश एस, डैश एस क्या है, अगर कोई भी स्ट्रिंग पैटर्न मैच कर रहा है तो अगर हम लोग डैश एस कमांड में यूज़ करते हैं तो सारे के सारे स्ट्रिंग अपने प्रिंट होते रहेंगे जैसे जैसे वो मैच होते जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अपना एक प्रैक्टिकल पार्ट दिया हुआ है। तो ये क्या बोल रहा है, ब्लू टीम हैज़ टू सर्च फॉर द वर्ड कीवर्ड TBFC कोलन फॉलोड बाय एन ASCII alphanumeric कीवर्ड across the /home/ubuntu/download/easter directory to extract a message sent by mixcd। ठीक है, तो हमें कुछ ऐसा कीवर्ड ढूंढना है जो कि TBFC कोलन से स्टार्ट हो रहा है और उसके आगे कोई भी अल्फा न्यूमेरिक कीवर्ड लगा हुआ है, और ये कहाँ पे है अपना /home/ubuntu/download/easter में, हमें यहाँ पे ढूंढना है। ठीक है, तो इसको हम लोग ट्राई करते हैं एक्सेस करने का। मैंने स्प्लिट स्क्रीन को हाइड कर दिया था, तो मैं ऊपर जाके इसको शो कर लेता हूँ वापस से, एंड इसको मैं वापस से, ओके इसको छोटा नहीं कर सकते क्या? एक काम करते हैं, ऐसे ही रखते हैं। मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ एंड सबसे पहले हमें कहाँ जाना है, आई थिंक इमेज की फोल्डर डायरेक्टरी हमें इंट्रोडक्शन में दी हुई थी। ओके, हमें इसी के अंदर देखना है CD/home। ओके, /home उबंटू के अंदर तो आई थिंक हम लोग ऑलरेडी हैं, तो मैं चाहता हूँ डाउनलोड्स के अंदर डाउनलोड्स ईस्टर LS करते हैं। यहाँ पे क्या है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे इमेजेस दिए हुए हैं, तो आई थिंक हमें इन्हीं इमेजेस में स्कैन करना है। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि अपने क्वेश्चंस क्या क्या हैं। ओके, हमारे पास पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी इमेजेस कंटेन द स्ट्रिंग TBFC। तो कितने इमेजेस में TBFC स्ट्रिंग कंटेन करता है। ठीक है, तो ट्राई करते हैं इसको फाइंड करने का। सबसे पहले तो हमें यारा रूल लिखना पड़ेगा अपना, तो मैं एक फोल्डर पीछे आ जाता हूँ और मैं यहाँ पे एक यारा रूल बनाता हूँ, nano TBFC.yar। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले अपना रूल बनाते हैं। तो रूल कुछ इस तरह से लिखते हैं हम लोग, TBFC, यहाँ मैं रूल का नेम लिख रहा हूँ, ये रूल कुछ भी हो सकता है, मैं सिर्फ TBFC रखता हूँ इसको। यहाँ पे लिखते हैं मेटा, ये अपना मेटा सेक्शन होगा। मेटा में हमारे पास होगा ऑथर, ऑथर इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ अभी के लिए। फिर हमारे पास है डिस्क्रिप्शन, फाइंड मिक्सड मैसेज, फिर उसके बाद है अपना डेट 2025 12/17। कॉन्फिडेंस मैं अभी के लिए स्किप कर रहा हूँ बिकॉज ये मेटा है तो वो मैटर नहीं करता। स्ट्रिंग्स में हम लोग रखने वाले हैं अभी के लिए, मैं एक यहाँ पे बना लेता हूँ TBFC
ये क्या किस चीज़ को मैच करेगा, अपने TBFC को मैच करेगा। तो हमारा रूल क्या कह रहा था कि हाउ मेनी इमेजेस कंटेन द स्ट्रिंग TBFC। तो मैं यहाँ सिंपली TBFC लिख देने वाला हूँ कि जहाँ जहाँ भी TBFC मिलेगा वो हमें बता देगा। तो अभी के लिए मैं सिर्फ यही एक रूल रखता हूँ एंड कंडीशन लगा देते हैं। कंडीशन क्या होगा अपना, TBFC, यानी कि अगर TBFC दिखा तो हमें बता दो। ठीक है, तो ये देख लेते हैं क्या सब कुछ हो गया। हमें यहाँ पे एक एंडिंग भी लगाना है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग सेव कर देते हैं। एलएस करें तो हमारे पास यहाँ पे अपना रूल दिया हुआ है। इसको रन करने का कमांड क्या था, यहाँ पे देख लेते हैं। तो इट इज़ यारा -r tbfc.yar एंड इसको हम लोग कहाँ एग्जीक्यूट करने वाले हैं, तो इसको हम लोग एग्जीक्यूट करने वाले हैं अपने ईस्टर डायरेक्टरी में। तो इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देते हैं और हमें यहाँ पे कुछ रिजल्ट देखने को मिल रहा है। TBFC ओके 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, 6 एंट्रीज देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे बोला है हाउ मेनी इमेजेस, तो ये अपना एम्बेड्स इमेजेस नहीं है। तो आई थिंक 5 अपना आंसर होगा यहाँ पे, 5। ठीक है, 5 सही है। अब उसके बाद है कि व्हाट रेजेक्स वुड यू यूज टू मैच द स्ट्रिंग दैट बिगिंस विद TBFC एंड फॉलोड बाय वन और मोर अल्फा न्यूमेरिक ASCII कोड कैरेक्टर। तो ठीक है, तो यहाँ जैसे ऊपर हमें दिया हुआ है कि TBFC कॉलन के बाद हमें कोई भी अल्फा न्यूमेरिक कीवर्ड हो तो उसको मैच कराना है, तो उसके लिए आई थिंक हमें रेजेक्स लिखना पड़ेगा। तो वो रेजेक्स मैं लिख देता हूँ। मैं जो एग्जिस्टिंग अपना TBFC YAR है मैं इसी को मॉडिफाई करूँगा और इस बार मैं इसको सिर्फ TBFC के लिए चेक नहीं करूँगा, मैं इसको पूरे रेजेक्स के लिए यूज़ करूँगा। मैं बोलूँगा /TBFC, इट शुड स्टार्ट विथ TBFC कोलॉन एंड इसके बाद मुझे चाहिए कि कोई भी अल्फा न्यूमेरिक कीवर्ड ये पकड़ ले। तो फिर A से Z हो, या तो A से Z हो, नहीं तो 0 से लेकर 9 हो। इसको एक ओके, ये प्लस लिखने पे ये आ रहा है। ओके हाँ ठीक है। आई थिंक कीबोर्ड में अगर तुम लोग का साइड वाला प्लस काम नहीं कर रहा हो तो बैक स्पेस के पास वाला भी एक प्लस होता है, उसको भी यूज़ कर सकते हो। मेरे केस में नानो में काम नहीं कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने प्लस लिख दिया, यानी कि A से Z और A से Z एंड 0 से 9 इनमें से कोई भी कैरेक्टर एक से ज़्यादा बार अगर आए TBFC कोलन के बाद तब उसको मैच करा दो। तो आई थिंक अगर मैं इसको लिखूँ तो ये मैच कर जाना चाहिए। तो चलो इसको मैच करा के देखते हैं। ओके क्लोज, मैं इसको एक्सटेंड कर दे रहा हूँ थोड़ा सा। ठीक है, तो अपना जो ये अपना रूल है ये अभी भी 5 इमेजेस में स्कैन हो रहा है, 5 इमेजेस में ये आ रहा है अच्छे से। ठीक है, तो मुझे देखना पड़ेगा क्या हमें इसे और स्पेसिफिक करना होगा क्या। ओके, मुझे लगता है कि अपना ये 5 जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है इमेजेस, यहाँ देख सकते हो कि मैंने बस ऐसा अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि हमारा जो क्वेश्चन है इसके अंदर भी 5 प्लेसेस है। तो आई थिंक हर फाइल के अंदर कुछ ना कुछ मैसेज है। तो आई थिंक हमने अब तक अपना एक आर्ग्यूमेंट यूज़ नहीं किया है, दैट इज़ -s। वहाँ ऊपर बताया हुआ था अगर -s यूज़ करते हैं तो जो भी स्ट्रिंग मैच हो रहा है वो प्रिंट भी होगा। यहाँ तो सिर्फ फाइल प्रिंट हो रही है, तो देखते हैं क्या क्या मैच भी हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्या लिख ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो अपना यहाँ पे स्ट्रिंग मैच हो रहा है डैट इज TBFC कोलन हॉपसेक, TBFC कोलन फाइंड, TBFC कोलन मी, TBFC कोलन आइलैंड, TBFC कोलन इन। तो अपना ये मैसेज है। तो हमें आई थिंक जम्बल्ड को वापस रीऑर्डर में करना होगा। तो रीऑर्डर में करने के लिए आई थिंक मुझे ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिंपली यहाँ पे क्वेश्चन के जो प्लेस होल्डर्स हैं उनको यूज़ कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 4 लेटर्स हैं, तो 4 क्या है, ओके तो फाइंड, 4 लेटर में यहाँ पे अपने पास है फाइंड। फिर 2 लेटर्स में क्या क्या है, फाइंड, फाइंड के बाद मी होगा, मी,
उसके बाद अपना दूसरा इन ही बचा है, इन हॉप्सेक, 6 लेटर का 6 लेटर हॉप्सेक आइलैंड। तो ठीक है, तो फाइंड मी इन हॉप्सेक आइलैंड। चेक, करेक्ट है। अब ये करेक्ट है तो ऑफकोर्स हमने जो रेजिक्स बनाया है वो भी करेक्ट ही होगा। तो मैं इसको यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, TBFC कोलॉन स्क्वायर ब्रैकेट A to Z 0 to 9 एंड एन प्लस। चेक, ये ओके, ये भी करेक्ट है। और इसी के साथ हम अपना रूम भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, फिर तो अपना डे 13 भी ख़त्म हो गया। तो मैं ट्राई करूँगा कि आज मैं डे 14 का भी रिकॉर्डिंग कर लूँ। यहाँ पे थोड़ा सा मैं लैग कर रहा हूँ, तो आई थिंक इस वीक के एंड तक मैं पूरा कैचअप कर जाऊँगा, तो वीडियोस लैग नहीं होंगी ज़्यादा देर तक अब। ठीक है, फिर तब तक के लिए कीप हैकिंग, कीप लर्निंग।